मनोहर जी और शारदा जी राजस्थान के एक गांव में रहा करते थे। मनोहर जी एक अध्यापक थे। वह अपने ही गांव में पढ़ाया करते थे। शारदा जी को अचार बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वह अचार बनाया करती थी। वह हर मौसम में तरह तरह का अचार बनाती थी। उन दोनों के एक बेटा था, राजेश। राजेश पढ़ने में बहुत होशियार था। मनोहर जी उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा ताकि वह वहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। राजेश जिस कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज में एक रूही नाम की एक लड़की थी। राजेश उसे अंदर ही अंदर चाहने लगा था, लेकिन वह उससे कह नहीं पा रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके रूही को अपने मन की बात कह दी। तब रूही ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और दोनों ने बिना अपने माता पिता की इजाज़त के शादी कर ली और वहीं एक किराए के कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने माता पिता को बताया। तब दोनों के माता पिता ने विरोध किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके रिश्ते को अपना लिया। राजेश कभी कभी ही अपने माँ बाप के पास मिलने आता था, क्योंकि उसकी पत्नी रूही को गांव का माहौल पसंद नहीं था, इसलिए वह 1 या 2 दिन के अलावा नहीं रुकती थी। एक दिन की बात थी, राजेश ने अपने माँ बाबूजी को फ़ोन किया। अरे कहाँ हो शारदा, तुम्हारे बेटे राजेश का फ़ोन आया था। आज शाम को तुम्हारा लाडला बेटा और बहू अपने शहर से गाड़ी में चलेंगे और कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। मनोहर जी बड़ी खुशी से अपनी पत्नी शारदा जी से कहने लगे, तो शारदा जी के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक आ गई। अपने बेटे बहू से मिलने के लिए वह बेताब हो उठी। अब मनोहर जी जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया और उनका बेटा राजेश भी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है और दिल्ली में ही अपनी पत्नी रूही के साथ रहता है। बेटे बहू के आने की खुशी में अगले दिन शारदा जी सुबह सवेरे उठ गई और अपने बेटे और बहू की पसंद का खाना तैयार करने में जुट गई। शारदा जी बार बार घड़ी की ओर देखती और अपने पति मनोहर जी से पूछती, अरे जरा फ़ोन करके पूछो तो, कहाँ रह गए तुम्हारा लाडला बेटा? कहाँ तक पहुँचे हैं वो लोग? अब तक आए नहीं। इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कट रही रह रहकर शारदा जी अपने पति से एक ही सवाल करती। तभी मनोहर जी बोले, अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखा करो, आ जाएगा तुम्हारा बेटा और तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। फिर शारदा जी बोली, अरे बेटे की पसंद का खाना बनाया है, आज देखना खाना खाते ही मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। पूरे 1 साल बाद जो आ रहा है, खूब प्यार लुटाऊंगी अपने बेटे पर। 1 साल का पूरा हिसाब लूंगी आज। फिर मनोहर जी बोले, अरे शारदा जी, वह बेचारा भी क्या करे, उसका काम ही कुछ ऐसा है। सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक की ड्यूटी उसे ऑफिस में ही देना पड़ता है, कैसे समय दे पाएगा हमें? इसलिए तो 1 साल के बाद आ रहा है। फिर शारदा जी बोली, फ़ोन पर तो राजेश ने कहा था कि इस बार हमें भी अपने साथ ही बड़े शहर ले जाएगा, और वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता। बच्चों के बिना तो यह घर काटने को दौड़ता है। अरे शारदा जी, यह क्या कर रही हो? शारदा जी को बैग में कपड़े रखते देख मनोहर जी ने पूछा, तो शारदा जी बोली, अरे हम दोनों के कपड़े बैग में भरकर रख रही हूँ। भूल गए, हमारा बेटा राजेश कह रहा था कि वह लोग तो यहाँ केवल 2 दिन के लिए ही रहेंगे,
फिर हमें कहाँ समय मिल पाएगा पैकिंग करने का। फिर मनोहर जी ने कहा, तुम भी हद करती हो शारदा, बेटे से पूछा भी नहीं और तुमने कपड़ों की पैकिंग भी कर ली। कम से कम उनके आने तक तो रुक जाती। फिर अगर वह लोग हमें अपने साथ लेकर जाना चाहते तो पैकिंग करने में समय ही कितना लगता है। फिर शारदा जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, जब मेरे बेटे ने पहले ही कह दिया था कि वह इस बार हमें साथ लेकर जाएगा, तो भला बार बार उस बात को दोहराने से क्या फ़ायदा। अब इस उम्र में अपने माता पिता को अकेला थोड़े ही न छोड़ेंगे। मेरा बेटे बहू, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि शारदा जी ने अपने बेटे के गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। शारदा जी और मनोहर जी बड़े उत्साह के साथ अपने बेटे के स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुँचे। बेटे बहू का यह व्यवहार देखकर दोनों माता पिता हैरान थे। ना तो उनके बेटे ने और ना ही बहू ने उनके पाँव छुए और दोनों अंदर चले आए। मनोहर जी हैरानी से अपनी पत्नी शारदा जी की ओर देखने लगी। तब शारदा जी चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, दूर से आए हैं ना, बेचारे बहुत थक गए होंगे, शायद इसलिए पैर छूना भूल गए। जब राजेश और रूही फ्रेश होकर बाहर आए तो शारदा जी ने जल्दी से उनके लिए खाने की टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा दिए। जैसे ही राजेश खाना खाने लगा तो खाना देखकर उसने मुंह बना लिया और गुस्से से बोला, क्या माँ, इतना ऑयली खाना बनाया है, ऐसा खाना भी आजकल कोई खाता है क्या। तभी उनकी बहू रूही बोली, माँ जी, मैं तो वैसे भी डाइटिंग पर हूँ, तो मुझसे तो यह खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसा कहते हुए रूही ने सलाद उठाई और खाने लगी। यह सब देखकर शारदा जी के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी मनोहर जी बोले, बेटा, तुम्हारी माँ सुबह से एक पैर पर खड़ी है और इतने प्यार से तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाने में जुटी हुई है, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। जब तुम छोटे थे तो अपनी माँ के हाथ का यही खाना तुम उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। तभी शारदा जी बोली, छोड़िए ना, दोपहर को मैं अपने बच्चों के लिए हल्का फुल्का खाना ही बना दूंगी। फिर थोड़ी देर सब लोगों ने आपस में बातचीत की और राजेश और रूही अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। शाम को शारदा जी सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। तभी उनके बेटे राजेश की नज़र कमरे में रखे हुए बैग पर पड़ी तो राजेश बोला, माँ, पिताजी, यह बैग्स यहाँ क्यों रखे हैं? आप लोगों का कहीं घूमने जाने की तैयारी है क्या? बेटे की बात सुनकर शारदा जी बोली, अरे तू यह भी भूल गया, इस बार तो तू मुझे और तेरे पिताजी को भी साथ ले जाने वाला था ना, इसलिए मैंने बैग्स पहले ही पैक करके रखे हैं। उसी समय राजेश बोला, माँ, अभी कुछ दिनों पहले तो हमने नया मकान लिया है, उस मकान में अभी काम भी बाकी है। पूरे घर में सामान फैला हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में हम आप लोगों को वहाँ कैसे रखेंगे? फिर शारदा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम तो एक कमरे में ही रहकर गुजारा कर लेंगे। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर रूही बोली, माँ जी, हमारी तो इतनी इनकम भी नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सकें। ऐसे में मैं आप लोगों के खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो रोटी सब्जी सब कुछ बनाना पड़ेगा। यह सुनकर शारदा जी हैरान रह गई। तभी राजेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ही समझाएं ना माँ को, हम लोग खुद वहाँ सेट नहीं हुए हैं,
ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तभी शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा वह बात यह है कि मेरा तुम लोगों के बिना दिल नहीं लगता और खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजेश और रूही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर में रूही अपने कमरे में गई और राजेश से बोली, तुम्हारी माँ तो हमारे पीछे ही पड़ गई है हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे उनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो कि वहाँ अकेले हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। तुम्हारी माँ और पिताजी वहाँ जाकर मेरे हर काम में टोका टाकी करेंगे, हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे और मुझे यह सब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तभी राजेश बोला, डोंट वरी यार, हम लोगों का इतना खर्चा है, हमसे हमारे खुद के शौक ही पूरे नहीं हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब इन लोगों को अपने साथ ले जाकर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। दरअसल बड़े शहर में राजेश और रूही आज़ाद ज़िंदगी जी रहे थे, जिसमें वह कोई खलन डालना नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से आना, यह सारे शौक़ वह आराम से पूरे कर पा रहे थे। परंतु अपने माँ और पिताजी को यही बताते थे कि वह लोग अभी सेट नहीं हुए हैं, हमेशा उन्हें अपने पास रखने से मना कर देते थे। 2 दिन बाद वह समय भी आ गया जब बेटा और बहू शहर वापस जा रहे थे। शारदा जी की तो आँखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी माँ को रोते हुए देख राजेश बोला, माँ चिंता मत करो, जब हम लोग अच्छी तरह सेट हो जाएंगे तब आपको भी ले जाएंगे। फिर शारदा जी बोली, बेटा मैं तो कपड़ों का बैग भी तैयार करके रखा था और मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार तुम हम दोनों को अपने साथ लेकर जाओगे। हम दोनों को यहाँ तुम्हारी बहुत याद सताती है। उसी समय राजेश अपनी माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब जाने भी दो हमें, यह क्या जाते वक्त आपने रोना धोना लगा रखा है। उसी समय रूही ने कहा, हाँ माँ आप लोग शांति से यहीं रहो, वैसे भी दिल्ली की हवा आप लोगों के लायक नहीं है। इतना कहकर वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी शारदा जी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने तुरंत उनके हाथ हटाया और अपने से दूर झटक दिया। गाड़ी का दरवाज़ा तेजी से बंद किया और बेटे ने भी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी तेजी से चला दी। इधर शारदा जी रोती बिलखती रह गई और उधर वहाँ गाड़ी में बैठी हुई रूही कहने लगी, जान बची तो लाखों पाए, वरना इस बार तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी राजेश ने कहा, मैंने तो यहाँ आकर ही गलती कर दी। मनोहर जी सारा मामला तभी समझ चुके थे जब उनके दोनों बेटा बहू उन्हें ले जाने से आनाकानी कर रहे थे। बस नहीं समझी थी तो शारदा जी आज अपने बेटे बहू के व्यवहार से उनके दिल को बहुत आघात पहुंचा था, परंतु माँ थी ना, इसलिए यह बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। थोड़ी देर बाद शारदा जी अपने पति से बोली, सुनिए जी, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहते कहते वह जोर जोर से
रो पड़ी। मनोहर जी कहना चाहते थे कि शारदा, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, वह बहुत बदल चुका है। वे दोनों हम बूढ़ों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, परंतु वे शारदा जी का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप रहकर लगातार उन्हें देखते रहे। शारदा जी अब खोई खोई सी रहने लगी थी, खाना भी सही तरीके से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और अधिक गहरा चुकी थी। मनोहर जी ने शारदा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी आंखों पर तो अपने बेटे और बहू के मोह की पट्टी बंधी हुई थी। शारदा जी अब बीमार रहने लगी थी। बेटे बहू के फ़ोन का इंतज़ार करती, परंतु बहुत दिनों तक इंतज़ार करते करते जब उनका एक बार भी फ़ोन नहीं आया तो खुद ही उन्हें फ़ोन कर बैठी। राजेश ने हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक किया। उसने फ़ोन तो उठाया और बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। एक दिन जब शारदा जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी तो बाहर से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, गुलदस्ते ले लो, गुलदस्ते। शारदा जी ने नज़र उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला जो करीब 65-70 साल की होगी, वह गुलदस्ते बेच रही थी। उनके चेहरे पर लगातार एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। उनके व्यक्तित्व से शारदा जी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने उस वृद्ध महिला को बुलाया और गुलदस्ते देखने लगी। फिर शारदा जी ने कहा, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर गुलदस्ते बेच रही हैं, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? तब वह वृद्ध महिला पहले तो हंसने लगी और फिर बोली, अरे नहीं बहन, तुम जानकर हैरान होगी कि मेरी 4 बेटे हैं, परंतु चारों ही शहर में रहते हैं। उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। शहर में जब उनकी नौकरी लग गई तो उनकी शादियां भी कर दी। मेरे पोता पोती भी हैं। सब लोग अपने अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ तो जवानी में ही छूट गया था। उस समय कुछ पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास, लेकिन अपने बच्चों को तो पालना था ही ना, इसलिए लोगों के घर घर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन उसके बाद एक कंपनी में काम करने लगी। फिर आमदनी भी थोड़ी अच्छी हो गई और चारों बेटों की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आई। मैंने अपनी सारी ममता और पैसे अपने बच्चों की भविष्य को उज्जवल करने में लगा दी, यह सोचकर कि बुढ़ापे में यही बेटे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि यह दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर तो अपने खुद के दम पर जीना है। अब तो मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय ही शुरू कर लिया। घर घर गुलदस्ते बेचने जाती हूँ तो मेरा खर्चा तो निकल ही जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बतिया भी लेती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। उस वृद्ध महिला की बातें शारदा जी के दिल पर लग गईं और वे सोचने लगी कि मेरे बेटे बहू ने शहर वापस जाकर मुझे फ़ोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग मुझे यहाँ देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल था। मुझसे बेहतर तो यह वृद्ध महिला है जो स्वार्थी बेटों को याद करके रोने की बजाय उन्हें भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी पल शारदा जी ने भी अपनी ज़िंदगी के लिए एक फैसला ले लिया कि अब वह अपने बेटे और बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी, जिन्होंने उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं की है। जब मनोहर जी घर लौटे तो देखा कि शारदा जी ने आज उनकी पसंद का खाना बनाया था।
आज शारदा जी बहुत खुश नजर आ रही थी। घर का माहौल देखकर मनोहर जी अपनी पत्नी से पूछने लगे, क्या बात है शारदा जी, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। तभी शारदा जी ने कहा, जी हाँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। शारदा जी की यह बात सुनकर मनोहर जी थोड़ा हैरान हुए और बोले कि इस उम्र में व्यवसाय करने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया। फिर शारदा जी ने कहा, अजी छोड़िए, अभी उम्र ही है कितनी मेरी। ऐसा कहते हुए शारदा जी हंसने लगी और फिर उन्होंने घर पर गुलदस्ते बेचने आई वृद्ध महिला के बारे में मनोहर जी को बताया। तभी मनोहर जी बोले, शारदा, यह बात मैं तो बहुत पहले ही समझ चुका था, लेकिन तुम्हें देरी से समझ में आई। तुम ही अपने बेटे के मोह में फंसी हुई थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा कहकर मनोहर जी बोले, अच्छा यह बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। फिर शारदा जी ने कहा, मैं अचार बनाने का काम करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि अचार बनाने का मुझे कितना शौक है और इस काम में मैं निपुण हूँ, तो इसलिए अब मैं यही काम शुरू करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कुछ सामान खरीदना है। शारदा जी की बात सुनकर मनोहर जी उन्हें अपने साथ बाजार ले गए और वे दोनों अच्छी क्वालिटी के मसाले खरीद कर ले आए। यहाँ शारदा जी ने अचार बना करके अपने हुनर को अपना साथी बना लिया। लोगों को उनका अचार बहुत पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा और उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी मदद के लिए कुछ लड़कियों को भी रखना पड़ा। शारदा जी बहुत खुशी से अपना सारा काम करती जा रही थी। अब वह अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने बेटे बहू को याद करने का थोड़ा सा भी समय नहीं था। वहाँ दिल्ली में एक रोज़ जब राजेश अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, अरे यार, यहाँ 10 से 7 की नौकरी करते करते तो थक गया हूँ और महीने की वही थोड़ी बहुत सैलरी, अब तो इसमें गुजारा भी नहीं होता। तब रूही बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको यही कहने की सोच रही थी कि मेरा इस थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं होता। मेरे अपने भी शौक़ हैं। घर का खर्च करने में ही सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर राजेश ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे मेरी आमदनी बढ़ सके। राजेश की यह बात सुनकर रूही खुशी से उछल पड़ी। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। फिर राजेश ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या बिजनेस शुरू करने में कोई परेशानी है? रूही ने पूछा। तो राजेश बोला, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। वह पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी रूही बोली, अरे आपके माँ पिताजी का इतना बड़ा मकान है, वह मकान आखिर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं और उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राजेश को रूही की तरकीब सही लगी। 2 दिनों बाद वे दोनों अपने माँ पिता के घर पहुँच गए। जब उन्होंने अपने घर का नज़ारा देखा तो वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनका घर लघु उद्योग में बदल चुका था और उनकी माँ शारदा जी अपने काम में व्यस्त थी। उन्हें खुशी खुशी इस तरह काम करते देखा तो उनकी बहू रूही बोली, जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो तुम्हारी माँ
ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना तो मर ही जाएंगी। और यहाँ देखो, इन्होंने तो अपना नया कारोबार जमा लिया। फिर रूही ने इशारे से अपने पति को बाहर बुलाया और उसे कहने लगे कि चलो तुम्हारी माँ के पैरों में गिर जाते हैं, है तो आखिर माँ ही हमें तुरंत माफ़ कर देंगी। लेकिन यह बात करते हुए उसे यह मालूम ही नहीं था कि उसकी सास शारदा उनके पीछे ही खड़ी है। उनकी बात सुनकर शारदा जी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अचानक शारदा जी की आवाज़ सुनकर उनकी बहू रूही अंदर तक कांप गई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो शारदा जी ने, बहू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ शहर आने के लिए रोऊंगी नहीं। उस वक्त मैं ममतावश तुम लोगों से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया। तभी राजेश बोला, माँ दरअसल माँ मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था और उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर आप तभी शारदा जी बीच में ही बात काटते हुए बोली, जिस दिन तुम मुझे रोता हुआ छोड़कर गए थे उस दिन के बाद से तुमने मुझसे फ़ोन पर बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा और उसके बाद आज तुम लोग 2 साल के बाद यहाँ वापस आए हो। क्यों बेटा, जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं? जिस मुंह से आए हो उसी मुंह से यहाँ से वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई पैसा है और ना ही माँ की ममता है। फिर मनोहर जी बोले, तुमने बिल्कुल सही किया शारदा, ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर मनोहर जी ने अपने बेटे बहू की ओर देखा और गुस्से भरे स्वर में बोले, जहाँ से तुम लोग आए हो वहीं वापस चले जाओ। हम लोग ने मान लिया कि हमारे बेटा बहू कभी थे ही नहीं। अब अपनी बात ना बनते देख राजेश रोब में आकर बोला, चले जाएं? कहाँ चले जाएं पिताजी? आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि इस घर पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है और उस अधिकार को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी पत्नी रूही बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अपना हक तो हम लोग लेकर ही रहेंगे और अगर यह लोग ऐसे नहीं माने तो मैं अपने पापा से बोलकर आपके इन बूढ़े माँ बाप को घरेलू हिंसा के झूठे केस में ऐसे फंसा दूंगी, फिर जिंदगी भर यह दोनों जेल में ही सड़ते रहेंगे। फिर राजेश ने कहा, सुन लिया पिताजी मैंने इस घर का ग्राहक ढूंढ लिया है और वह मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार है। आप मेरे साथ चलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और घर बेचकर जो पैसे आएंगे वह हमें दे दीजिए, नहीं तो उंगली टेढ़ी करना हमें भी आता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसे ही राजेश ने यह बात कही तभी मनोहर जी ने खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और ऊंची आवाज़ में बोले, तुम लोग हमारे आगे पहले भी बेवकूफ़ थे और आज भी बेवकूफ़ ही हो। 4 किताबें पढ़ लेने से कोई इंसान ज़्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता है। तभी उनकी बहू बोली, पिताजी क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? यह मत भूलिए कि यह आपके बेटे से ज़्यादा मेरे पति हैं। अब आपका इन पर कोई अधिकार नहीं है। इस समय एक झन्नाटेदार तमाचा रूही के गाल पर पड़ा। शारदा जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था और अपनी पत्नी के साहस को देखकर
मनोहर जी की आंखों में जैसे एक चमक आ गई। उसी समय शारदा जी गुस्से से बोली, जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो फिर किस मुंह से यहाँ अपना हक मांगने चले आए। नहीं मिलेगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ, जाकर कहीं भीख मांगो या कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों बेटा बहू सन्न खड़े रह गए। तभी मनोहर जी रूही से बोले, और क्या कह रही थी तुम बहू कि आज तुम अपने पिता को बुला लोगी? आज तुम उसे बुला लो। खैर छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ लेती हो, यह काम भी मैं ही किए देता हूँ। तभी थोड़ी ही देर में मनोहर जी के एक दोस्त राम गोपाल जी का वकील दामाद एक पेपर लेकर वहाँ पहुँचा। उसके साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर उनकी बहू रूही की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी थे। जैसे ही आदर्श जी की तरफ रूही बढ़ने लगी तो उसने दूर से ही बोल दिया कि मैं इस समय अपनी ड्यूटी पर हूँ, यहाँ कोई किसी का बाप बेटी नहीं है। पिता की कड़ी आवाज़ से रूही चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। तभी मनोहर जी ने वकील से वह पेपर लिए और अपने बेटे बहू की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। उन कागज़ों में लिखा था कि उनके मकान पर केवल और केवल उनका ही हक है। उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति, घर, सब कुछ अनाथ आश्रम को दे दिया जाए, और यदि उनके बेटे बहू ने उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया या उनका मकान हड़पने की कोशिश की तो पुलिस वाले उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर मनोहर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा डिग्रियां तो तुमने ज़रूर बड़ी बड़ी हासिल की होंगी, परंतु बुद्धि और दिमाग से तुम आज भी मेरा सामना नहीं कर सकते। मनोहर जी का यह रूप देखकर दोनों बेटे बहू के मुंह से कुछ बोलते ना बना। उधर जब रूही के पापा को अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को एक तमाचा खींच कर लगाया और गुस्से से बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हें हॉस्टल में भेज दिया गया। यदि तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो ससुराल में तो तुम अपनी जगह पहले ही गंवा चुकी हो। मायके में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। रूही के पिता ने शारदा जी और मनोहर जी से माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। अब राजेश और उसकी पत्नी रूही को अपनी भूल का एहसास हुआ तो दोनों ने माता पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी, परंतु आज माता पिता के पास उन्हें देने के लिए माफ़ी भी नहीं थी। दोनों बेटा बहू अपना सा मुंह लेकर वापस अपने घर जाने लगे। तब शारदा जी ने पीछे से आवाज़ दी, रुको। उन्होंने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटा सकते हो और मैं उसकी तुम्हें सैलरी दूंगी। यह सुनकर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और अब राजेश और रूही दोनों अपनी माँ और बाप के साथ रहने लगे। अब मनोहर जी और शारदा जी सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई स्टोरी आप तक पहले ही पहुंचती रहें।